बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख सहकर अपने सभी फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी संस्था महिला सशक्तिकरण और शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है और लगातार मदद भी करती है। उस संस्था का नाम है ह्यूमन चेन और हमारे साथ मौजूद हैं संस्था के प्रदेश सचिव डॉक्टर उजमा कमर। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी संस्था के बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका डेली इनसाइडर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ह्यूमन चेन को बनाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, मैं क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और लगभग 2009 से हम लोग जो विकलांग बच्चों के लिए एक क्लिनिक चला रहे थे और हमने उसमें ये देखा कि जो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं उनको जितना चिकित्सा की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उनको और दूसरी चीज़ों में सहायता की ज़रूरत होती है। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस होना, उनको चिकित्सा के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं, वो सारी अवेलेबिलिटी और वो अवेयरनेस बहुत कम थी। लोग बहुत हताश और निराश होते थे। लोगों को मतलब जागरूकता की कमी की वजह से उनका बहुत शोषण हो रहा था आर्थिक और मानसिक रूप से। तो उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम इन लोगों की को सेवाएं प्रदान करें। और जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि महिलाओं के जो अगेंस्ट क्राइम्स हैं वो लगातार दिन ब दिन किसी ना किसी रूप में बढ़ते जा रहे हैं और ये बेसिकली दिखाता था कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं, जो समाज में युवा हैं, पुरुष वर्ग है, इसमें भटकाव है। चाहे वो आप इंटरनेट को लेकर कहें, चाहे वो आप बहुत सारे साहित्य को कह सकते हैं, मूवीज़ को कह सकते हैं। तो इसकी वजह से तो मुझे लगा कि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर हम लोगों की मानसिकता को चेंज कर पाएँ और उनको सेंसिटाइज कर पाएँ तो हम एक समाज में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जी, मेरा मैम दूसरा सवाल ये है कि जैसे कोविड की जब पहली और दूसरी लहर आई उस समय लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, लेकिन आपकी संस्था लगातार काम करती रही, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप समाज के लिए कुछ करने की सोचते हैं और क्योंकि मैं चिकित्सा जगत से भी जुड़ी हूँ तो फिर किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर सारी प्रिकॉशंस लेकर हमारी संस्था के लोगों ने लोगों में जागरूकता फैलाई और जहाँ पर लगता था कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ मास्क वितरण है, या जहाँ ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण है, या इसके अलावा जो हम सोशल मीडिया के थ्रू जो हम जानकारी प्रदान कर सकते थे, कहाँ बेड अवेलेबल हैं, कहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, ब्लड की कहाँ ज़रूरत है, तो संस्था ने 24/7 सोशल मीडिया के थ्रू हेल्पलाइन चलाई और बहुत सारे लोगों की मदद की। इसके अलावा जब जब हमें लगा कि हम बाहर निकल सकते हैं सारी सावधानियों के साथ, तो टीम मेंबर्स ने जाके कोविड हॉस्पिटल्स में सेवाएं पहुंचाई। चौराहों पे जहां पर पुलिस के लोग लगातार 24-24 48 घंटे ड्यूटीज़ दे रहे थे, उनको सेवाएं पहुंचाई। तो हमने पूरा ध्यान रखा कि संक्रमण हमारी वजह से ना फैले या हमारी टीम में ना हो, इसके लिए हम सारी प्रिकॉशंस ली और सेवा करते रहे लोग। जैसा कि मुझे जानकारी है कि अभी आपकी ह्यूमन चेन संस्था को 4 जिलों में एक्टिव है जी। ठीक, तो आपका आगे का क्या प्लान है कि ये प्रदेश भर में या इसको और आगे तक आप ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, संस्था का नाम ही ह्यूमन चेन है। ये चेन लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि ये हमें ये मुद्दे जो हैं वो हमारे सिर्फ बरेली या कुछ लिमिटेड शहरों तक सीमित नहीं है। मुद्दे पूरे देश के हैं और अगर आपको देश में कुछ बदलाव लाना है, जो नेगेटिविटीज़ फैली हुई हैं उनको बदलना है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना ही है और धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाद पूरे देश में हमें ये चेन आगे बढ़ानी है। जी, जैसे आपने राष्ट्रीय स्तर की बात की तो इस समय जैसे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही तो इसमें इस बार ना सारी पार्टियों ने भी भागीदारी दिखानी दी है महिलाओं को। जैसे कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, तो इसमें आपका क्या लगता है कि पॉलिटिकल किस तरह से आप इन्वॉल्वमेंट दे सकती हैं? देखिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो मेरा मानना है कि सबका होना चाहिए। अगर आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं और पॉलिसी मेकिंग में अगर महिलाओं का साथ नहीं है तो आप उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन
आप महिलाओं को कमज़ोर दिखाकर या उनको एक मतलब उनका इस्तेमाल करके अगर आप सिर्फ चुनावी उन्हें रणनीति का हिस्सा बना रहे हैं, मतलब एक तरह से उन्हें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो गलत है। वो तो आपको हमेशा उनके लिए काम करना है और काम करने से ज़्यादा उनके अधिकारों का कहीं हनन नहीं हो रहा है, ये जो हमारा मेन मुद्दा रहता है। और मैं आजकल चुनाव का माहौल है तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं तो खुद में सशक्त हैं, ज़रूरत है हमें उनके लिए जो एक पुरुष वर्ग है उनको अपनी मानसिकता को बदलने का, ठीक है, कि वो उनको एक ऑब्जेक्ट ना समझें, उनको एक इस्तेमाल की चीज़ ना समझें। वो आपके बराबर और आपसे ज़्यादा मुझे लगता है एक रोल प्ले करती हैं समाज में। तो हमारी संस्था का सीधा मानना सिर्फ सेंसिटाइज करना है इस समाज को, फिर से रियलाइज़ करवाना है कि आप उसको सशक्त मत करिए। आप उसको, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सशक्तिकरण के नाम पर हमेशा कि आप कराटे सिखाएं या उसे सेल्फ डिफेंस सिखाएं, आप उसके जो अधिकार हैं उनको इंटैक्ट रहने दीजिए। आप उसको यूज़ मत करिए, चाहे वो चुनाव के लिए, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी माध्यम के लिए। मेरा कहना है बस उसके अधिकार उससे मिलते रहें, ड्यूटीज़ वो अपनी निभाती हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने महिला सशक्तिकरण की बात की तो ये तो हुआ पॉलिटिकल नज़रिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन चेन के द्वारा आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि महिलाओं को और किस तरह से आप सशक्तिकरण के उस वे पर आगे ले जा सकती हैं, और मानसिक व शारीरिक रूप से, जैसा कि आपने कहा कि आपका एम यही है दोनों, तो उनको कैसे बढ़ावा और दे सकती हैं, उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है? देखिए, मेरा जो मेन एम है वो यही है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काम करें, और दूसरा कोई भी काम हम महिलाओं पर थोपे नहीं, है ना। अगर वो होम मेकर बनकर खुश हैं तो इट्स गुड। अगर वो बाहर निकलना चाहती हैं, वो ब्यूटी, फैशन या आपका मॉडलिंग, मूवीज़, जहाँ भी अपना करियर बनाना चाहती हैं, उन पर समाज की गंदगी की वजह से कोई चीज़ थोपी नहीं जाना चाहिए कि भाई ये फील्ड आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हो, है ना। तो वो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की नहीं है, वो सुरक्षित समाज हमें उन्हें देना होगा, वो हम सब की जिम्मेदारी है। अगर वो चाहती है कि वो पुलिस में जाए, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो रात में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में केस भी हो गया था कि रात में वो लड़की की स्टूडेंट जो है बाहर चाय पीने चली जाती तो उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। आप निर्भया कांड को देखें तो इस तरह की चीज़ें के लिए महिला तो जिम्मेदार नहीं है। या आप मान लीजिए कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं कि वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप बताइए कि 9 महीने की बच्ची के साथ अगर रेप होता है, ये एक डिसेबल्ड बच्ची जिसका अभी चल रहा है कि वो पंजाब में कि वो उसका वो बोल मूक बधिर है ना। तो ऐसी स्थिति में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? महिला को जिम्मेदार ठहराना, उसके कपड़ों को जिम्मेदार ठहराना या उसके फैशन स्टाइल को जिम्मेदार ठहराना, ये कहाँ तक सही है? समझना होगा पुरुष वर्ग को, और मैं सिर्फ पुरुष वर्ग की बात नहीं करूँगी, उन महिलाओं की भी जो महिलाओं को कमज़ोर दिखाकर पीछे हटने के लिए प्रेरित करती हैं, उनको भी समझना होगा कि महिला अपने आप में सशक्त है। आपको समाज में सुधार करना है, ना कि उसको अपने अंदर चेंजेस लाना है। जी, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर उज्मा कमर, जिनका कहना है कि महिला अपने आप में सशक्त हैं, उन पर कोई डिसीजन आप थोपे नहीं, बल्कि पुरुष वर्ग को और उन महिलाओं को ये सोचना चाहिए जो उनको कमज़ोर मान के पीछे हटने को कहती हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त कर कर उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए उनको प्रेरित भी करना चाहिए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।